सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। सुने हो ना, सुने ही होगे। पावर जानते हो ना, खाक जानते हो। तंबाकू उस्ताद से पूछना कि पावर क्या होता है। तो बात यह है कि कुछ दिन पहले तंबाकू उस्ताद जी के पुत्र अपने पिता की तंबाकू मुद्रा से खरीदी गई चमचमाती लैम्बोर्गिनी को कानपुर की सड़कों पर भन दौड़ा रहे थे। तंबाकू पुत्र शिवम मिश्रा जी कानपुर की सड़कों पर अपनी लैम्बोर्गिनी दनादन दौड़ा रहे थे। शिवम मिश्रा जी जो कानपुर के महान तंबाकू कारोबारी के पुत्र हैं, वो कानपुर की सड़कों पर अपनी चमचमाती लैम्बोर्गिनी घर घर करके दौड़ा रहे थे। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कोई एडिटिंग की दिक्कत है, एक ही लाइन 3-4 बार बोल दी गई है। लेकिन थोड़ा रुको, ऐसा है नहीं। ऐसी ही बातें कानपुर की सड़कों पर लगे सीसीटीवी और तमाम लोग 3 दिन से लगातार चीख रहे थे। लेकिन फिर भी कहीं से तो एक जनाब आए, नाम है मोहन। उन मोहन भाई साहब का कहना था कि गाड़ी वो चला रहे थे, यानी हमारे तंबाकू पुत्र शिवम जी निर्दोष हैं। लेकिन वीडियो जब आई थी तो ये क्लियर दिख रहा था कि शिवम मिश्रा जी के बाउंसर उनको उनकी गाड़ी से निकाल रहे थे, जिसमें वो बिल्कुल अकेले ही थे। तो ये मैनेज और मैनेजमेंट वाला मामला कहां से आया भाई? इस केस के ताजा अपडेट्स को देखें तो एक बेहद अजीब और चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। शुरुआत में जो बात लगभग साफ दिखाई दे रही थी कि गाड़ी खुद शिवम मिश्रा चला रहा था, अब उसे उलटने की कोशिश हो रही है। अचानक से एक ड्राइवर की कहानी सामने आ जाती है। कहा जाने लगता है कि असल में गाड़ी शिवम नहीं चला रहे थे, बल्कि उनका ड्राइवर मोहन चला रहा था। सवाल यह है कि अगर ऐसा था तो ये बात तुरंत क्यों नहीं कही गई? ये कहानी बाद में इतनी देर के बाद क्यों गढ़ी गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब संयोग है या फिर इसके पीछे कोई एक प्लान है? जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं वे इस पूरी कहानी को लगभग नंगा कर देते हैं। उन फुटेजेस में ये साफ दिखाई देता है कि हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर सीट से खुद शिवम मिश्रा बाहर निकलते हैं। यह कोई धुंधली या संदिग्ध क्लिप नहीं है, यह इतना स्पष्ट है कि सामान्य समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे देखकर निष्कर्ष निकाल सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये दावा किया जाने लगता है कि वह ड्राइव नहीं कर रहा था। अब ये सवाल केवल एक व्यक्ति के झूठ का नहीं रह जाता, यह उस पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल बन जाता है। दरअसल ये पूरा मामला धीरे धीरे रोड एक्सीडेंट से ज्यादा पावर बनाम जस्टिस की कहानी बनता जा रहा है। एक तरफ वो है जो इस दुर्घटना में मरते मरते बच गया, दूसरी तरफ वो परिवार है जिसके पास इतना पैसा और प्रभाव है कि सच को भी मोड़ देने की कोशिश कर सकता है। और यही वो बिंदु है जहां समाज का गुस्सा स्वाभाविक रूप से फूट पड़ता है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का है जिसमें कुछ लोग ये मान बैठते हैं कि कानून उनके लिए सिर्फ एक औपचारिकता है, कोई वास्तविक बाधा नहीं। तंबाकू कारोबार से जुड़े इस परिवार की आर्थिक ताकत किसी से छिपी नहीं है, और शायद यही वजह है कि पूरे मामले में एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है, जैसे कोई डर ही नहीं है। जैसे ये मान लिया गया हो कि चाहे कितने भी वीडियो सामने आ जाएं, चाहे कितने भी गवाह आ जाएं, अंततः कहानी को मोड़ा जा सकता है। और जब अचानक एक ड्राइवर का नाम सामने आता है तो संदेह और गहरा हो जाता है कि कहीं ये किसी बड़े सेटअप का हिस्सा तो नहीं। यहां सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं लगती, बल्कि ये न्याय व्यवस्था की गरिमा के साथ खुला खिलवाड़ जैसा प्रतीत होने लगता है। जब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वीडियो कुछ और कह रहे हो और फिर भी बिना झिझक ये कह दिया जाए कि असल ड्राइवर तो कोई और था ना जी, तो ये सिर्फ एक कानूनी रणनीति नहीं रह जाती, ये न्याय प्रणाली के प्रति एक तरह की चुनौती बन जाती है। जैसे कोई किसी को कह रहा हो, हम देख लेंगे भाई, तुम क्या कर लोगे, कर लो जो करना है। इस पूरे घटनाक्रम में एक पैटर्न साफ दिखता है। पहले हादसा होता है, फिर शुरुआती तथ्य सामने आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कहानी बदलने लगती है, नए दावे, नए बयान, और फिर एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जाता है जो असली जिम्मेदारी को ही धुंधला कर दे। ये वही पुराना खेल है जिसमें सच को सीधे नकारा नहीं जाता, बल्कि उसके आसपास इतना शोर पैदा कर दिया जाता है भाएं भाएं करके कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। भारत में ये कोई नई बात नहीं है।
और किसी बड़े सड़क हादसे के बाद अचानक ड्राइवर चला रहा था वाली कहानी सामने आ जाए, ये भी लगभग एक तयशुदा स्क्रिप्ट बन चुकी है, जो हर कुछ साल में किसी नए अमीर परिवार के बेटे के साथ दोहरा दी जाती है। 2002 का सलमान खान हिट एंड रन केस इसका सबसे पुराना और चर्चित उदाहरण रहा है, जहां शुरुआत में एक नैरेटिव गढ़ा गया कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, जबकि गवाह लगातार कहते रहे कि सलमान खुद ड्राइव कर रहे थे। केस सालों चला और अंततः क्या हुआ, सबूतों में संदेह का लाभ मिल गया। इसी तरह 1999 का दिल्ली BMW केस, जिसमें संजीव नंदा की कार ने 6 लोगों को कुचल दिया था, वहां भी शुरुआती स्तर पर जिम्मेदारी से बचने और ड्राइवर पर दोष डालने की कोशिशों की बातें सामने आई। यहां तक कि सबूत मिटाने तक की कोशिश हुई, बाद में अदालत ने उसे ही दोषी माना। हाल के सालों में ये पैटर्न और साफ दिख रहा है। 2024 के पुणे पोर्शे केस में एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में कार से 2 लोगों को मार दिया, लेकिन परिवार ने तुरंत दावा कर दिया कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। बाद में सीसीटीवी, डीएनए और गवाहों से यह कहानी पूरी तरह ढह गई और सामने आया कि सबूतों को प्रभावित करने तक की कोशिश की गई थी। इसी तरह मुंबई के मर्सिडीज केस, नोएडा की ऑडी हिट एंड रन और चेन्नई के BMW हादसों में भी शुरुआती तौर पर यही लाइन ली गई थी कि कार ड्राइवर चला रहा था, लेकिन जांच में बार बार यह सामने आया कि असल में मालिक खुद ही स्टीयरिंग पर थे। इन सभी मामलों में एक ही पैटर्न साफ दिखता है। हादसे के तुरंत बाद अचानक ड्राइवर का नाम आ जाना, उसके बाद कानूनी लड़ाई को इतना लंबा खींच देना कि सच और झूठ के बीच की रेखा ही धुंधली हो जाए। यही कारण है कि जब भी किसी नए हाई प्रोफाइल रोड क्रैश में अचानक ड्राइवर वाली कहानी आती है, तो लोगों को यह महज एक संयोग नहीं लगता, बल्कि एक पुराने खेल की अगली कड़ी लगता है, इसमें पैसा और प्रभाव अक्सर जिम्मेदारी से बचने की पहली ढाल बन जाते हैं। यहां एक और गंभीर सवाल उठता है, क्या पैसा वास्तव में कानून से बड़ा होता जा रहा है? क्योंकि हर बार और बार बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, तो जनता के मन में धारणा मजबूत होती जाती है कि न्याय का तराजू सभी के लिए समान नहीं है। गरीब या सामान्य व्यक्ति के लिए कानून सख्त और तुरंत होता है, जबकि प्रभावशाली लोगों के लिए वो लचीला और धीमा हो जाता है। इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा आक्रोश पैदा करता है, वो सिर्फ हादसा नहीं है, बल्कि उसके बाद की निर्लजता है। हादसे दुखद होते हैं, कभी कभी अनजाने में भी हो जाते हैं, लेकिन जब हादसे के बाद जिम्मेदारी से बचने के लिए एक कहानी गढ़ी जाने लगे, तब वो केवल दुर्घटना नहीं रह जाती, वो नैतिक पतन का उदाहरण बन जाती है। और यही वजह है कि यह मामला लोगों के भीतर गुस्सा पैदा कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों की मौत या चोट का सवाल नहीं है, ये उस बुनियादी भरोसे का सवाल है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। अगर वो भरोसा टूटने लगे, तो समाज का पूरा ढांचा ही कमजोर होने लगेगा। दरअसल ये पूरी घटना ने एक बार फिर उस कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया, जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं, कि हमारे समाज में पैसा सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि पावर है। जब पावर बिना जवाबदेही के मिल जाए, तो वह खतरनाक हो जाती है। यही वजह है कि ऐसे मामलों में लोगों की प्रतिक्रिया इतनी तीखी होती है, क्योंकि वे सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस पूरे असमान ढांचे पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। अब शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब तक ये एक सामाजिक परीक्षा बन चुकी है। परीक्षा ये देखने की कि क्या सच वास्तव में इतना कमजोर हो गया है कि उसे पैसों और प्रभाव के शोर में दबाया जा सके, या फिर अभी भी व्यवस्था में इतनी ताकत बची है कि वो स्पष्ट सबूतों के सामने झुकने से इनकार कर दे। कानपुर की उस घटना पर जो हुआ वो एक पल में घटा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो एक लंबी कहानी बन चुका है। ऐसी कहानी जिसमें सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी चला कौन रहा था, बल्कि ये है कि आखिर इस देश में सच को चलाने वाला कौन है, कानून है या फिर पैसा, मुद्रा। मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं बजर बट्टू दुनिया। ऐसी और भी तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।